राधे राधे सभी को आज की क्लास में। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1942 जापान रास्पबेरी बोस। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समानांतर ये जो क्रांतिकारी संगठन चल रहे थे उनके समानांतर कौन कौन सी सरकार चल रही थी। तो इनको हम 3 से 4 फैक्ट है, इनको अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, बलिया कहाँ पर पड़ता है? बलिया यूपी में पड़ता है। तो बलिया के जो नेता थे, जो बलिया में जो समानांतर सरकार चल रही थी उसके नेता कौन थे? चित्तू पांडे। कौन थे? बलिया के नेता कौन थे? चित्तू पांडे। यहाँ पर क्या है, अगस्त 1942 में समानांतर सरकार बनती है और सर्वप्रथम स्थापित सरकार बनती है। यानी कि सर्वप्रथम जो समानांतर सरकार स्थापित हुई वो कहाँ था? बलिया यूपी में। वहाँ के नेता कौन? चित्तू पांडे। और कब बनी है समानांतर सरकार? अगस्त 1942। अब है मिदनापुर, बंगाल। मिदनापुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। मिदनापुर कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो नेता, मिदनापुर के नेता कौन थे? सतीश सामंत। मिदनापुर के सतीश, मी सती है ना। और बलिया चित्तू। अब देखो, सतारा महाराष्ट्र के कौन थे? तो सतारा वायवी चाहवान, है ना। तो सतारा चाहवान थे। और सतारा में जो है सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार थी, ये जो समानांतर सरकार थी वो सर्वाधिक समय तक कहाँ पर चली? तो सतारा में। और सतारा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो देखो, यहाँ से 1943 से 1945 ये सरकार चली थी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बलिया में यूपी चित्तू पांडे नेता थे, यहाँ पर सर्वप्रथम स्थापित सरकार थी। मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, यहाँ के नेता सतीश सामंत थे। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। सतारा जो है के नेता जो थे वायवी चाहवान थे। यहाँ सर्वाधिक समय तक सरकार चली थी, मतलब 1943 से 1945 तक चली। और अब आता है कोरपुर। कोरपुर कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। तो कोरपुर के जो नेता थे लक्ष्मण नायक थे। कोरपुर के कौन थे? लक्ष्मण नायक। अब जो कोरपुर के लक्ष्मण नायक थे वो बड़े पैमाने पर, यहाँ पर क्या हुआ, जो कोरपुर उड़ीसा में यहाँ समानांतर सरकार बनी, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जनजातियों, समुदायों और किसानों ने भाग लिया। किन किन ने भाग लिया? बड़े पैमाने पर जनजातियों ने, समुदायों ने और किसानों ने भाग लिया था यहाँ पर। तो ये बस 4 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको याद रखना है कि बलिया में सर्वप्रथम स्थापित समानांतर सरकार बनी थी, वहाँ के नेता चित्तू पांडे थे। मिदनापुर के सतीश थे। सतारा के जो सर्वाधिक समय तक सरकार रही। और कोरपुर ने जो उड़ीसा में समानांतर सरकार बनी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनजातियों, समुदायों, किसानों सब ने भाग लिया। तो हो गए ये समानांतर सरकार के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग। क्या पढ़ेंगे हम? मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको पता होगा, बंगाल विभाजन होता है 1905 में ना। बंगाल विभाजन के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को कहाँ पर बना? आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। कौन से मिला? लॉर्ड मिंटो से मिला। अब देखो, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह ने ढाका में मुंडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। 1905 में होता है बंगाल विभाजन के बाद जो आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बनता है जो लॉर्ड मिंटो से मिला। अब जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में मुंडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जो यहाँ पर संस्थापक अध्यक्ष थे ना, वो था नवाब सलीमुल्लाह का। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। प्रथम अध्यक्ष पूछिए तो संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह, तो से संस्थापक, से सलीमुल्लाह। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष बने आगा खां, 1908 में बने। वही स्थायी अध्यक्ष जो है 1908 में आगा खां स्थायी अध्यक्ष बने। अब देखो, उद्देश्य क्या क्या था? जो ये मुंडन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना की घोषणा हुई। इसके संस्थापक जो बनी नवाब सलीमुल्लाह और प्रथम अध्यक्ष वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, स्थायी अध्यक्ष आगा खां बने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो बनी, इसके उद्देश्य क्या क्या? भाई, बनाई तो गई है पर किसी विशेष उद्देश्य से, क्योंकि किसी भी चीज़ के बाद किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम बेफालतू पढ़ रहे हैं? क्या हमारे काम? तो हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, हमारी टीचर में सिलेबस में लगा हुआ है पार्ट, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। इसी प्रकार से मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो क्या था?
ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड करना, जिसे 1909 के मार्लेमेंटो, अब आप पढ़ते हो कि 1909 में मार्लेमेंटो आता है और 1919 में कौन सा आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। तो 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों में स्वीकार किया गया है। अब पूछा कई बार क्वेश्चन पुट कर आ चुका है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कब की गई, तो 1909 में। कौन से सुधार में, मार्लेमेंटो सुधार में। पुनर्गठन 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया, क्या ऑल इंडिया या ऑल इंडिया कह दो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से किया। इसका पुनर्गठन है, जो हमने पढ़ा था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, उसका जो गठन है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से नाम कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया, आल लगा दिया, अखिल की जगह आल लगा दिया, है ना। अब देखो जिन्ना जो था मुस्लिम नेता था, ये जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या कहा, दूत कहा। देखो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, मुस्लिम लीग लखनऊ, ओ पीछे आ रहा है, इसके आगे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है लखनऊ। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ में था। प्रारंभ में ये अलीगढ़ में था, पहले अलीगढ़ में था, बाद में ये लखनऊ में कर दिया गया। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पर जो समानांतर सरकारें चल रही थी, जो यहाँ पर जो है कुछ बातें चल रही थी अलग संगठन बनने की, वो हमने पढ़ी हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत आज़ादी की ओर, ये टॉपिक भी हमारे नए सिलेबस में जुड़ा है, भारत स्वतंत्रता विभाजन स्वतंत्रता की ओर। हम पढ़ेंगे भारत आज़ादी की ओर, स्वतंत्रता का तो आज़ादी की एक बात है, तो भारत आज़ादी की ओर। अब पढ़ेंगे CR फॉर्मूला, राजगोपालाचारी योजना। CR फॉर्मूला क्या है भाई, तो राजगोपालाचारी योजना। राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का क्या किया, समर्थन किया। पाकिस्तान की मांग हो रही थी अलग से कि हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए, तो उसके प्रथम समर्थक कौन थे, राजगोपालाचारी थे। 10 जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी ने मार्च 1944 में कांग्रेस लीग समझौते के अनुसार, ये समर्थन कब किया था, 10 जुलाई 1944 को किया था। जो राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया 10 जुलाई 1944 को, राजगोपालाचारी ने मार्च 1944 में कांग्रेस लीग समझौते के अनुसार एक योजना बनाई और दी वे आउट क्या थी, DA वाउट, पेन भी पता नहीं क्यों चला ना, तो दी वे आउट प्रपत्र जारी किया। इसे ही राजगोपालाचारी योजना कहते हैं। अब आप यहाँ पर आपने पढ़ा कि राजगोपालाचारी योजना क्या है, तो इसका विश्लेषण यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए, जो राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, कब किया, 10 जुलाई 1944 को कहा। राजगोपालाचारी ने मार्च 1944 में कांग्रेस लीग समझौते के अनुसार एक योजना बनाई और ये योजना किस नाम से थी, ये प्रपत्र क्या जारी किया कि दी वे आउट प्रपत्र जारी किया। इसे ही राजगोपालाचारी योजना कहा जाता है, कहते हैं। कांग्रेस लीग समझौते के अनुसार एक योजना बनाई। जो कांग्रेस लीग यहाँ पर चल रही थी उसी का यहाँ पर ये विश्लेषण दिया है कि उन्होंने ये प्रपत्र जारी किया था। अब स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सरकार व सांप्रदायिक गतिरोध, सांप्रदायिक मुद्दे भी चल रहे थे, गतिरोध हो रहा था। कोई कह रहा था मुस्लिमों को हमारा नया हो निर्वाचन मंडल बने, कोई हिंदू कह रहा था हमारा नया हो, तो सांप्रदायिक गतिरोध हो गया। उन सबको दूर करना ताकि संवैधानिक सुधार हो सके। क्या क्या हो सके, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सरकार, सांप्रदायिक गतिरोध को दूर करना ताकि संवैधानिक सुधार हो सके। मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस की मदद करे। ये मुद्दा भी आया सामने। आबादी की अदला बदली, अबला नहीं है यहाँ, अदला बदली द है, ये समझ लेना। अदला बदली स्वेच्छा के आधार पर होगी। आबादी की जो अदला बदली है वो स्वेच्छा के आधार पर होगी, यानी कि किसी को फोर्स नहीं है। अदला बदली अगर मतलब कि खुद की स्वेच्छा है कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते तो हिंदुस्तान में रहे या फिर पाकिस्तान में। मोहम्मद जिन्ना ने अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया। मोहम्मद जिन्ना ने अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब देखो अब क्या है, लियाकत देसाई फॉर्मूला क्या है, तो लियाकत देसाई जो फॉर्मूला है अप्रैल 1945 में आता है। कब आता है लियाकत देसाई फॉर्मूला, अप्रैल 1945 में। भूलाभाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेसी नेता थे। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेसी नेता कौन थे, भूलाभाई देसाई थे। लियाकत अली मुस्लिम लीग के उपनेता थे।
मुस्लिम लीग के उपनेता कौन थे? लियाकत अली। गांधी जी के निर्देश पर यह फॉर्मूला तैयार किया गया। जो गांधी जी ने निर्देश दिया कि आप लियाकत देसाई फॉर्मूला तैयार करो, तो उनके निर्देश पर अप्रैल 1945 में फॉर्मूला तैयार किया गया। अब आती है वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना भी 1945 में आती है। अक्टूबर 1943 भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल नियुक्त किए गए। भारत के वायसराय 1943 में वेवेल को नियुक्त किया गया। वेवेल ने ब्रिटिश पीएम चर्चिल व भारत मंत्री कौन? एमरी। वेवेल ने ब्रिटिश के क्या थे? पीएम चर्चिल, वो भारत के मंत्री थे, एमरी से वार्ता कर 14 जून 1945 को ये योजना प्रस्तुत की। पूछा जा सकता है कि वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 14 जून 1945 को। कब? 14 जून 1945 को ये योजना प्रस्तुत की गई। प्रमुख बातें क्या थी कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित करना और उसमें सभी दलों को भागीदारी देना। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों और सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये सब बातें कहाँ पर हो रही थी? ये सब जो बातें हैं वेवेल योजना में प्रस्तुत की गई थी कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित करना है और उसमें सभी दलों को भागीदारी देना है, यानी कि एक ही दल को, सभी दलों को भागीदारी देना है। कार्यकारिणी परिषद में जो है मुस्लिम सदस्यों और सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति होती है उससे वैसे ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। ये सभी बातें होती है वेवेल योजना 1945, जो 14 जून 1945 को योजना प्रस्तुत की वेवेल ने। अब देखो शिमला समझौता क्या है। वेवेल्स प्रस्तावों पर, ये वेवेल के प्रस्ताव थे, तो वेवेल प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोजन किया गया। अब ये इनमें डिमांड की गई, तो उनके विचारों पर, प्रस्तावों पर विचार करने के लिए फिर से एक आयोजन होता है 24 जून से 14 जुलाई 1945 तक। कब होती है? 24 जून से 14 जुलाई 1945 तक होती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन? मौलाना आज़ाद। लीग के प्रतिनिधि जिन्ना ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे यहाँ पर? मौलाना आज़ाद। और लीग के प्रतिनिधि यानी कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि कौन थे? जिन्ना ने भाग लिया। कुल 21 भारतीय नेता शामिल हुए। जो ये था ना शिमला समझौता, उसमें 21 भारतीय नेता शामिल होते हैं। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। शिमला समझौते में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा। कितना? 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस 5 थे, लीग 5, लीग यानी मुस्लिम लीग 5, कांग्रेस में 5 और अन्य थे 4। मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम लीग से बाहर कोई भी मुसलमान प्रतिनिधि परिषद में नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीग से बाहर कोई भी मुसलमान प्रतिनिधि परिषद में नहीं चाहते थे। अतः लीग के विरोध के कारण मुस्लिम लीग का विरोध हुआ। इस कारण वेवेल योजना निरस्त हो गई। मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि हम कोई भी प्रतिनिधि बाहर मुसलमान नहीं चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग का विरोध हुआ, तो वेवेल योजना निरस्त हो गई। मौलाना आज़ाद ने इसे जल विभाजन की संज्ञा दी मौलाना आज़ाद ने। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटिश पीएम एटली ने भारत की समस्या को हल करने के लिए 19 फरवरी 1946 को एक 3 सदस्यीय संसदीय दल भारत भेजा। अब देखो जो है ब्रिटिश की सरकार, जो ब्रिटिश का जो पीएम था यानी कि प्रधानमंत्री एटली ने कहाँ पर भेजा? भारत भेजा। क्या भेजा? 3 सदस्यों का एक दल भेजा भारत में 19 फरवरी 1946 को। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस क्या था? भारत का सचिव अध्यक्ष था। ये भारत का सचिव था। और जो है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये क्या था? भारत सचिव अध्यक्ष था यहाँ पर। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एवी नौसेना थे, सर स्टेफोर्ड व्यापार बोर्ड, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष। प्रावधान क्या है कि भारतीय संघ का निर्माण करना है। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था, प्रावधान ये था कि भारतीय संघ का क्या करना है? निर्माण करना है। संघ संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन होगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। 19 फरवरी 1946 को भेजा और ये कब आया? तो 1 महीने बाद यानी कि 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। कैबिनेट मिशन से नेताओं का जो वार्ताक्रम होता है वो कौन कौन से नेता थे? नेहरू थे, गांधी थे, मौलाना आज़ाद, जिन्ना थे। ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? 11 थे। देशी रियासत थे 565 थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र 4 थे। दिल्ली
ABCD यानी कि ए यानी कह दो अजमेर मेरवाड़, बी यानी कह दो बलूचिस्तान, सी यानी कुर्ग, डी यानी दिल्ली। संविधान निर्माण हेतु एक विधानमंडल का गठन जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर एक पद निर्धारित किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कितने लाख की जनसंख्या पर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर। 3 वर्ग थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्य 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे 292, रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 थे। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया। 24 जून 1946 को कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव 6 जून को स्वीकारा और 29 जुलाई 1946 को अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी उस समय की सिचुएशन यानी कि परिस्थितियों में सबसे उत्कृष्ट योजना किसको माना, कैबिनेट मिशन को माना। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए। कांग्रेस को 296 में से 208 सीटों पर क्या मिली, जीत मिली। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत मिली। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कब, 16 अगस्त 1946 को। मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त यानी कि जो कार्रवाई प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस था उसको काला दिवस कहा। चर्चिल ने क्या कहा, संविधान सभा भारत के केवल एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रेनुल मार्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत थी। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत थी, मार्टिन ने कहा। तो थैंक यू सो मच, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।